नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग आगे मॉडर्न हिस्ट्री देखें। आज का टॉपिक है अंग्रेज़ों की भारत विजय, जिसमें हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में देखेंगे, जिनमें 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध सन 1746 से 1748 तक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध क्या है? यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में विरोधी थे। वहाँ पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो उसी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के उपरांत इस युद्ध की भूमिका तैयार हुई थी। तत्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बॉर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना डुप्ले के नेतृत्व में और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सहायता अंग्रेज कर रहे थे। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे। विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसी तोपखाना था। इस युद्ध का अंत 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समाप्ति पर एक्सला-सैपल की संधि के उपरांत हुई, जो कि 1748 में हुआ था। इस संधि के पश्चात मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुईवर्क फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस युद्ध का नतीजा बराबर निकला, अर्थात अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में बराबर रहे। किसी को न तो हानि हुई न लाभ हुआ। लेकिन हाँ, इसका प्रभाव भारत पर पड़ा। क्या पड़ा कि जो भारत के नवाब हैं, इनकी जो कमजोरियां हैं खुलकर उजागर हुई कि फ्रांसीसी के कुछ मुट्ठी भर सेना कैसे नवाबों की बहुत भारी सेना को, बड़ी सेना को परास्त कर दिया और उनके आधुनिक सशस्त्र सैनिक भारतीयों के पुराने सैनिकों के मुकाबले अधिक पारंगत थे। और इस तरह इस युद्ध के कारण फ्रांसीसियों का जो है दबदबा दक्षिण भारत में फैल गया। और जब भी भारतीय नवाब आपस में युद्ध लड़ते थे तो वो ये लोग फ्रांसीसियों की सहायता मांगते थे। इस प्रकार फ्रांसीसियों का दबदबा बढ़ गया। आइए द्वितीय कर्नाटक युद्ध को देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक लड़ा गया। इस युद्ध का कारण स्वयं भारत के नरेशों का आपस में संघर्ष था। हैदराबाद के संस्थापक निजामुल मुल्क की 1748 में मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र नासिर जंग व पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। कर्नाटक में अनवरुद्दीन व चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसी जो है चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन कर रहे थे, जबकि अंग्रेज अनवरुद्दीन व नासिर जंग का समर्थन कर रहे थे। 1749 में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसके बेटे मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली में शरण ली। 1750 में नासिर जंग भी मारा गया और मुजफ्फर जंग नवाब बना। मुजफ्फर जंग ने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान किया। साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर भी बनाया। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबत जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्रदान किया गया। डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की, जिसके कारण दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की पकड़ और भी मजबूत हो गई। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत में रॉबर्ट क्लाइव आए और उन्होंने धोखे से या चतुराई से कह सकते हैं, त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अर्काट के किले को घेर लिया। तंजौर के सेनापति द्वारा चंदा साहब की धोखे से हत्या कर दी गई और जब फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली में आक्रमण किया तब अंग्रेजों से उनकी पराजय हो गई। इसी दौरान डुप्ले को फ्रांस में फ्रांसीसी सरकार द्वारा वापस बुला लिया गया
और उनकी जगह पर गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाया गया। गोडेहियो ने 1754 में पांडिचेरी की संधि की। इस संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को उनके अधिकार क्षेत्र पुनः वापस मिल गए, लेकिन इस युद्ध के उपरांत अंग्रेज समर्थक मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बनाया गया। पांडिचेरी की संधि के उपरांत फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के आपसी युद्ध में हस्तक्षेप न करने का एक दूसरे से वादा किया। देखते हैं तटीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर के 1763 तक लड़ा गया। तटीय कर्नाटक युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। जहां फ्रांसीसी ऑस्ट्रिया का साथ दे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड प्रसा का साथ दे रहा था। तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली द्वारा फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाना था। इसने बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, या उसकी रणनीतिक भूल थी। अंग्रेजी नौसेना एडमिरल पोकाक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार पराजित किया तथा क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज सेनानायक सर आयरकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई और बुस्सी को कैद कर लिया गया। 1761 में पांडिचेरी पर नियंत्रण के पश्चात माहे और जिंजी पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1763 में तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की जितनी भी फैक्ट्रियां विजिट की थी सब वापस लौटा दी, परंतु शर्त यह लगा दी कि अब फ्रांसीसी अपने फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकते थे। अब सिर्फ ये व्यापार ही कर सकते थे, व्यापारिक केंद्र ही स्थापित कर सकते थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत पूरे भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में अंग्रेज उभर कर आए। फ्रांसीसियों की शक्ति पूर्णतः क्षीण हो गई। फ्रांसीसियों की शक्ति क्षीण होने का प्रमुख कारण क्या था कि फ्रांसीसी फैक्ट्रियों फ्रांसीसी सरकार द्वारा चलाई जाती थी, उसका नियंत्रण फ्रांसीसी सरकार के अधीन था। इनके पास आर्थिक धन की कमी थी। जहां एक और अंग्रेज बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना व्यापार चला रहे थे, तो वहीं फ्रांसीसी सिर्फ दक्षिण भारत में अपना व्यापार कर रहे थे। तो ब्रिटिश कंपनी जो है आर्थिक रूप से भी संपन्न थी और राजनीतिक रूप से भी संपन्न थी, हर प्रकार से वो संपन्न थी, जबकि फ्रांसीसी सैनिक उनकी तुलना में कमज़ोर थे। इस प्रकार ब्रिटिश शक्ति का पूरे भारत में एक छत्र राज स्थापित हो गया। इसके बाद का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।